मैं बिस्तर पर बैठी यही सोच रही थी कि काश मैंने ये शादी ना की होती, क्योंकि मैं अपना कुंवारापन खो चुकी थी। जब अपने सहेलियों के मुंह से सुहागरात के बारे में सुना तो मुझे डर लगने लगा था। वो कह रही थी कि ये रिवाज है कि शौहर तुम्हारा कुंवारापन चेक करने के लिए सुहागरात को बेड पर सफेद चादर डालेगा और उस रात पता चलेगा कि तुम कुंवारी हो या नहीं। मुझे तो अपने सहेलियों के मुंह से ये बातें सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि मैं तो पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी थी। अब यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि शादी की रात ही मेरे शौहर को अपने कुंवारेपन का पता चल गया तो मुझे सुबह ही तलाक मिल जाएगी। अब यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी, शौहर हाथ में सफेद चादर पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में सफेद चादर देखकर मैं तो कांप रही थी। ये कमरे में दाखिल होते ही मुझसे कहने लगा, इधर सोफे पर बैठ जाओ, बेड पर ये सफेद चादर बिछानी है। मैं मरे कदमों से जाकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई थी। रात भर इसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। मैं बहुत ही बेदली से सब कुछ इसके हवाले कर दिया था। ये भी अपना प्यार निछावर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब तो सुबह का इंतजार था मुझे, लेकिन शौहर की शिद्दतें सहकर मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो गई। जब सुबह सफेद चादर पर मेरी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हानिया मेरे सामने बैठी थी। हम दोनों अकेले मरी घूमने आए थे। मेरे लिए खुद पर जब्त करना मुश्किल हो रहा था। मुझे डर था कहीं मुझसे गुनाह न हो जाए। मैं वहां से बहाना करके अपने होटल के कमरे में आ गया, पर कुछ देर बाद ही हानिया मेरे कमरे में आ गई। मैंने इसे कहा, यह मुनासिब नहीं, पर वो भी बहक चुकी थी। मेरे ज़हन में अपने हाफिज बाप के अल्फाज गूंजे कि अगर भी गुनाह हावी होने लगे और वो अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया जाए तो अल्लाह इसका बड़ा इनाम देता है। मैंने फौरन हानिया को कमरे से निकाला और अगले दिन ही वापस कराची आ गया। घर पहुंचा तो सब जमा थे। मुझे देखते ही मेरे बाप ने माथा चूमा। मैं हैरानी से जूं ही अंदर गया, पत्थर होता सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि इतने चेहरों में मेरी नजर सिर्फ इस एक दिलकश चेहरे की खोज में थी जिसकी खातिर मैं इस शादी में शिरकत करने चला आया था, वरना मैं ऐसे हंगामों से दूर रहना ही पसंद करता था। बलखैर मुझे वो दिखाई दी तो मेरी तलाश खत्म हुई और फिर नजर इस पर टिक गई। सुर्ख रेशमी जोड़े में वो बेहद हसीन लग रही थी। इसके जोड़े की सुर्खी की छाप इसके चेहरे पर वाज़ा थी। वो इधर उधर देखते जैसे किसी की तलाश में थी। इसकी नजर मुझ पर अटकी तो जैसे इसकी भी तलाश खत्म हुई। मैं तो इसे खुद कब से इसकी दीद का मुंतजिर था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर इसने अगले ही पल निगाहें फेर ली। मैं इसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। मैं जानता था वो शर्म हया का पीकर थी, इसलिए तो कजिन प्लीज मंगेतर का रिश्ता होने के बावजूद इसने आज तक कभी मुझसे बात न की थी। वैसे ये जुर्रत तो कभी मैं खुद भी ना कर पाया था, मगर आज मैंने ठान लिया था कि इसकी मधुर आवाज जरूर सुनूंगा। मुश्ताक, मुझे तुमसे ये काम है। मैं जो ही जोशो खरोश से अपनी बचपन की मंगेतर और मोहब्बत की तरफ बढ़ा तो मुझे अपने पीछे निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर रुक गया। अपने पीछे हानिया को खड़े देखकर मैं कुछ हैरान था। भला इसको मुझसे क्या काम था? हाँ बोलो हानिया, क्या बात है? मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते मसरूफ से अंदाज में कहा। वो दरअसल मुझे रियाजी के नोट्स चाहिए थे। अगर तुम मुझे दे दो तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान था। हानिया मेरी मोहल्लेदार थी। इसके और मेरे मजमून एक जैसे थे, मगर इसको मेरे बनाए गए नोट्स की जरूरत क्यों पड़ गई? वो तो मोहल्ले भर में सबसे ज्यादा ज़हीन थी और मोहल्ले के अक्सर तालिबे इल्म इसी के नोट्स की तैयारी करते थे, मगर अभी ये सब सोचने का वक्त न था। अच्छा हानिया, तुम बिलाल को भेज देना, कल मैं इसे थमा दूंगा। मैंने इसके छोटे भाई का नाम लिया तो वो मुस्कुरा दी। मैंने दोबारा अपने मंगेतर की जानिब निगाह दौड़ाई तो वो वहां से गायब थी। अरे यार, कहाँ गई? मैं ये मौका गंवाना ना चाहता था, लिहाजा जल्दी से इसकी तलाश में आगे बढ़ने लगा तो मुझे हानिया की आवाज सुनाई दी। आपका शुक्रिया। मैं इसे नजरअंदाज करता अपने मंगेतर की तरफ बढ़ गया। मुझे वो एक कोने में अपने सहेली के साथ खड़ी दिखाई दी गई। मैं फौरन इसकी तरफ लपका। इसका ध्यान मेरी जानिब ही था। मुझे आते देखकर इसकी सहेली फौरन चक्कर हो गई। तुम्हारी सहेली बड़ी समझदार है, कबाब में हड्डी नहीं बनी। मैंने मुस्कुराकर नगीना को कहा तो वो शर्मा गई। मुझे इसका मुझसे यूं शर्माना ही तो पसंद था। मुझे बेबाक और लड़कों से फ्री होने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद न थी, मगर आपकी दोस्त शायद इतनी समझदार नहीं, तभी कबाब में हड्डी बनने पर तुली है। नगीना की बात पर मैंने हैरान होकर इस जानिब देखा।
जहाँ नगीना ने इशारा किया था हानिया को खड़े देखकर मैं हैरान हुआ। वो मुझे आपसे ये एक और बात भी करनी थी। वो होंठों में उंगली दबाकर बोली तो मैं चौंक गया। अब क्या बात है? मैं चारों नाचार बोला। कुछ नहीं। वो फौरन गड़बड़ा गई। आपकी कजिन बहुत खूबसूरत है, वो इस जानिब इशारा करती बोली जहाँ नगीना खड़ी थी। मैंने पलटकर नगीना की जानिब देखना चाहा, मगर वो अब वहाँ मौजूद न थी। ना जाने वो कब वहाँ से गई, मुझे मालूम न हुआ। इस हानिया की बच्ची की वजह से इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। तुमने बस यही कहना था। मैं दांत चबाकर बोला तो वो डर गई। नहीं नहीं, मुझे एक और बात भी करनी थी। वो सर खुजाते हुए बोली, पर वो तो मैं भूल गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखें पिटाई। उफ, न जाने इस लड़की का क्या मसला है। मैंने अपना माथा रगड़ा और नगीना की तलाश में एक और बार नजरें दौड़ाई। नगीना तो नहीं, अलबत्ता नगीना के बाप और अपने चाचा की नजरें खुद पर जमी देखकर मैं गड़बड़ा गया और फौरन हानिया के पास से पलटा। वो सिर्फ मेरी कजिन नहीं, मेरी मंगेतर भी है। मैंने रुककर इसे मुस्कुराकर इतला दी तो वो चौंक गई। मैं लंबे लंबे कदम उठाता फौरन इसे पेशतर वहां से निकल लिया, कहीं चाचा को हार्ट अटैक ही ना आ जाए। मैंने दिल में सोचा था मेरा नाम मुश्ताक है, मेरे अब्बा हाफिज कुरान थे, हमारा घराना शुरू से ही मजहबी था। मैं हमेशा अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता रहा हूँ। वैसे तो वो नहर की महकमे में सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन कुरान हिफ्ज़ करना और दूसरों को दीन की तालीम देना इनका सबसे बड़ा शौक था। इनकी ख्वाहिश थी कि इनके तमाम बच्चे हाफिज कुरान बने और दीन के रास्ते पर चलें। मैं तो कुरान हिफ्ज़ ना कर सका, मगर मुझसे छोटा भाई अब्बा की दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा था। अब्बा मुझे और आसपास के इलाकों के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने जाया करते थे। इनके सख्त उसूल और ज़वाबित ने हम सबको एक नज़्म ज़ब्त वाला माहौल दिया था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए अब्बा की ज़्यादा सख्तियाँ मुझ पर ही आई थी। मेरे 2 छोटे भाई और सबसे छोटी एक बहन थी। अब्बा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने छोटे भाइयों के लिए एक मिसाल बनना होगा कि हर बात खामोशी से सुन लेता। वैसे मैं अब्बा के तमाम उसूलों पर अमल कर रहा था, मगर फिर भी ना जाए वो हर वक्त की सख्ती क्यों करते। कभी कभी दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां सुकून मिले। शायद दूरी अब्बा के दिल को नरम करते। मुझे हमेशा से लगता था कि अब्बा मेरे बहन भाइयों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अम्मा मेरी ये बदगुमानी दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करती। वो मेरी पसंदीदा चीजें पकाती, मेरे मिजाज का ख्याल रखती और मुझे हमेशा यहाँ एहसास दिलाती कि मैं इनका सबसे ज्यादा लाडला हूँ। मेरे बहन भाई भी मेरा बहुत एहतराम करते थे। अब्बा के भाई मेरे चाचा भी सख्त मिजाज इंसान थे। इनकी बेटी नगीना के साथ मेरा रिश्ता बचपन से तय था और शायद यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ मुझे इससे मोहब्बत हो गई। ये बचपन का रिश्ता कब गहरी मोहब्बत में बदल गया मुझे एहसास भी नहीं हुआ। हालांकि हमने कभी एक दूसरे से तन्हाई में बात नहीं की थी, लेकिन खानदान की शादियों या दीगर मौक़ों पर जब हम मिलते तो हमारी नजरों और मुस्कुराहटों का तबादला हो जाता था। इसकी नजरों से मुझे अंदाजा हो जाता कि ये दोनों तरफ बराबर रखी थी और वो भी मुझे इतना ही चाहती थी जितना मैं इसको चाहता था। शायद हमारे रिश्ते को अल्फाज की जरूरत ही ना थी। नगीना बेहद शर्मा हया वाली और पर्देदार लड़की थी। वो न सिर्फ मेरे दिल की मलिका थी बल्कि मेरी दुआओं का मरकज भी बन चुकी थी। मुझे वो अपने ख्वाबों की शहजादी लगती और मैं हर वक्त इसी के ख्यालों में खोया रहता। मुझे याद है कि एक दफा मैंने इसे एक खानदान की शादी में देखा था। वो सुर्ख लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी झुकी हुई आंखें और शर्मीली मुस्कुराहट मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मिल की तो मोहल्ले में रहने वाले चिच्चा असलम ने मुझे नौकरी के लिए दरख्वास्त देने के लिए कहा। इनकी कंपनी में सीट खाली थी। मैंने बीए का इम्तिहान पास किया था। चिच्चा असलम ने कहा कि फौरन दरख्वास्त दे दो क्योंकि इन्हें लड़कों की जरूरत थी। तुम अपनी तालीम के साथ साथ जारी रख सकते हो। चिच्चा असलम की बात मुझे सही लगी और मैंने नौकरी के लिए दरख्वास्त दे दी। जल्दी ही मुझे इनकी तरफ से जवाब आया। अब्बा के मशवरे से मैंने नौकरी शुरू कर दी। मैंने नौकरी पाकर बहुत खुश था। ये मेरी अमली जिंदगी की पहली शुरुआत थी। मैं घर के हालात बदलने में अम्मा अब्बा की मदद कर सकता था और फिर अपने पैरों पर खड़े होने का मजा ही कुछ और था। मैंने खुशी खुशी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। इसी कंपनी में हानिया को काम करते देखकर मैं हैरान रह गया। वो चाचा असलम की बेटी थी। चाचा असलम हमारे मोहल्लेदार थे। इनके साथ हमारी अच्छी खासी सलाम दुआ थी। वो हमारे घर से कुछ फासले पर रहते। इससे पहले हानिया और मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बस आते जाते सलाम दुआ हो जाती। हानिया एक शौक चंचल और बातूनी लड़की थी। वो मेरे इस दफ्तर में नौकरी मिलने पर बेहद खुश हुई थी और इसने खुशी का इजहार भी कर दिया। वो बेतकल्लुफ होने वाली लड़की थी।
जबकि मैं शर्मीले मिजाज का इंसान था। मेरी ज्यादा जल्दी ना तो किसी से दोस्ती हो पाती और ना ही मुझे दोस्ती करने का शौक था। लेकिन एक साथ दफ्तर में काम करने से हमारी अच्छी दोस्ती और कुछ बेतकल्लुफी हो गई और इसका ज्यादातर क्रेडिट हानिया की बातूनी और शौक चंचल शख्सियत को जाता था। वो भी अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और अपने शौक की वजह से नौकरी कर रही थी। वैसे भी दफ्तर का माहौल ही ऐसा था कि सभी एक दूसरे से बेतकल्लुफ थे। सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते। हानिया मुझसे पहले से वहाँ काम कर रही थी, इसलिए इसने काम को समझने और माहौल में सेटल होने में काफी मदद की थी। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जारी रखी और नौकरी को भी वक्त देने लगा। अब मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं 4 पैसे कमाने के काबिल हो गया था और घर में अम्मा को भी खर्चा देने लगा और अक्सर अपनी बहन भाइयों की फरमाइश भी पूरी करने लगा। अरे तुम अभी तक गई नहीं। एक रात में दफ्तर का काम निपटाकर बाहर निकला तो हानिया को परेशानी में बाहर खड़े देखकर कुछ हैरान हुआ। वो बार बार अपने घड़ी की जानिब देख रही थी। पता नहीं रिक्शा वाला अभी तक आया नहीं। मैंने इसको 8 बजे का वक्त दिया था। इसने परेशानी से अपने कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा तो मैं कुछ चौंक गया, क्योंकि आज दफ्तर में मामूल से ज्यादा देर हो गई थी। अमूमन हमारा दफ्तर 5 बजे तक बंद हो जाया करता था, मगर आज हमें जरूरी काम करने के सिलसिले में देर तक रुकना पड़ा था। अब तो बहुत रात हो गई है, तुम घर कैसे जाओगी? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने इसे पेशकश की तो वो खुश हो गई। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी, पहले ही तुमको कह देती। वो जल्दी से मेरी बाइक पर चढ़कर पीछे बैठ गई। अजीब सा लगा, क्योंकि ये पहली दफा था कि मैंने किसी लड़की को अपनी बाइक पर यूं बिठाया था, मगर मजबूरी थी। वो मेरे घर के करीब ही तो रहती थी और मैं इस तरफ जा रहा था और मुझे इसको यहाँ अकेला इतनी रात को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लिहाजा मैंने बाइक स्टार्ट की और इसे लेकर चल दिया। रास्ते भर में वो खुशी से मुझसे बातें करती रही। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं लड़कियों की ऐसी बातों को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे खुद इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं थी, मगर हानिया बेतकल्लुफ किस्म की लड़की थी। मैंने इसे कंधे से हाथ उठाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो बुरा मान जाएगी या वो मुझे तंग ज़हीन या तंग नजर समझेगी। इसलिए मैं चुपचाप बाइक चलाता रहा और इसको घर के दरवाजे पर छोड़कर अपने घर चला आया। ये काम सी बात थी। मैंने इसे सिर्फ हमदर्दी में लिफ्ट दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुसीबत इतनी बड़ी बन जाएगी। मेरे रिश्तेदारों में से ना जाने किसने ये सब देख लिया। इसने मेरे चाचा को जाकर बात बढ़ाकर बयान की और चाचा ने फोन करके अब्बा से शिकायत लगा दी। अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने अब्बा को साफ साफ बता दिया कि रिक्शे वाला इसको लेने नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इसे घर छोड़ दिया। इसमें बड़ी बात क्या है? मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं। मुझे लगता है तुम इसको पसंद करने लगे हो। अब्बा मुझ पर शक करने लगे थे। मुझे अब्बा के यूं शक करने पर बेहद दुख था। मैं इनको अपनी वजाहत दे चुका था, मगर फिर भी इनको मेरी बात पर यकीन न था। अगर अपने माँ बाप ही यकीन न करते तो और कौन करता। चचा अगले दिन ही आ गए। मैंने मुनव्वर की शादी में भी इन दोनों को आपस में फ्री होते देखा था। चाचा की बात सुनकर मैं सख्त परेशान था। चाचा, वो इतने अरसे पहले की बात थी, यहाँ तो तब से ही तुम इसके भेजे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मंगनी शुदा हो, तो दूसरी लड़कियों के साथ फ्री होना नहीं बनता तुम्हारा। चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा अब्बा के सामने चाचा के अल्फाज मुझे सख्त शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहे थे। चाचा, आपको ये सब बोलने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। मैंने संजीदगी से चाचा को मजीद कुछ कहने से बाज रखना चाहा, मगर वो मजीद हत्ते से उखड़ गई। तुम मेरे दामाद कभी नहीं बन सकते। मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ। वो गुस्से में बीच कर बोले तो मेरा दिल दुख सा रह गया। ये क्या कर रहे हो चाचा? ऐसा कैसे मुमकिन है? नगीना मेरे बचपन की मंगेतर है। तुम ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो? मैंने हैरत से चाचा की तरफ देखा, जो गुस्से में भरे बैठे थे। बस मैंने कह दिया, वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर बाद में पहले मेरी बेटी है और इसकी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक सिर्फ मुझे ही है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी तुम जैसे इंसान को देना नहीं चाहता। चाचा की बात सुनकर मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। भला मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मामूली सी बात को इतनी बड़ी वजह बनाकर उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था। उन्होंने मेरे बचपन की मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं इनको समझाता रहा कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तुम जानते हो हम किस माशरे में रहते हैं। ऐसे माशरे में एक लड़की को अपनी बैग पर बिठाकर घूमना, वो भी रात के वक्त, मैं इससे आगे क्या समझूं? तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है और शादी के बाद भी इसे तंग करोगे, इसलिए मैं रिश्ता खत्म करता हूँ। मैंने पहले तुम में कभी कोई बुराई नहीं देखी थी।
आप सुने हैं तो इसी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता हूँ मैं बेवकूफ हूँ? चिच्चा ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं हैरान रह गया। हालांकि मैंने भी नगीना के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरे एहसासात और जज्बात के चाचा को कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो अपनी सदा, अना और इज्जत ज्यादा अजीज थी। चाचा, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मैं अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ और आपसे माफी भी मांग रहा हूँ। मैंने चाचा के सामने हाथ जोड़े तो वो खंडे से साफा झाड़कर खड़े हो गए। देख मुश्ताक, मैंने तेरी बहुत सुन ली, बस कर दे। और कितना गिड़गिड़ाएगा? मैंने तुझे अपनी बेटी का हाथ नहीं देना तो इसके काबिल ही नहीं है। अगर तेरे बचपन में मुझे पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो मैं ये रिश्ता कभी न जोड़ता। चाचा की जिद अपने उरूज पर थी। मैंने मदद के लिए अब्बा की तरफ देखा, लेकिन वो सर झुकाए बैठे थे। इन्हें मालूम था कि जब चाचा अपनी जिद पर आ जाए तो इन्हें हिलाना किसी के बस की बात नहीं। अब अम्मा तू ही कुछ कर। मैंने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन वो भी रुख मोड़ गई। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार न था। सभी मुझे मुजरिम और कसूरवार समझ रहे थे। हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी मैं सजा का मुस्तहिक ठहरा और मेरी बचपन की मोहब्बत नगीना को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया गया। मैंने अम्मा और अब्बा को समझाने की कोशिश की थी कि हानिया और मेरे दरमियान कुछ नहीं है, मगर वो ना जाने क्यों सभी बज़िद थे और जबरदस्ती मेरा इसके साथ चक्कर चलाने पर तुले हुए थे। मैं भी हानिया के बारे में ऐसा ना सोचा था कि इसने कई दफा मुझसे फ्री होने की कोशिश की थी, मगर मैंने हमेशा ये खत कायम रखी। वो बेतकल्लुफी किस्म की लड़की थी। वो दफ्तर में बाकी सबके साथ भी ऐसे ही फ्री हुआ करती थी। यह सब इसके मिजाज का हिस्सा था। मैंने इसको लिफ्ट देकर ना जाने क्या गुनाह कर दिया था। अगर इसकी जगह कोई और भी लड़की होती तो मैं इसे भी इतनी रात को अकेला ना छोड़ता और इसकी वापसी का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करके आता। मगर ये बात मैं अम्मा, अब्बा और चाचा को समझाने से खासिर था। मुझे अपनी मंगनी तोड़ने का बेहद दुख था और दुख की शिद्दत इस बात से भी ज्यादा थी कि कसूर मुझ में नहीं बल्कि दूसरों की सोच में था। अगर मैं वाकई गुनहगार होता तो शायद ये दुख कम होता, लेकिन मैं बेगुनाह था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं, मगर नमी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अभी मैं एक नौजवान लड़का था और मुझे इस कदर मुश्किलात का सामना था कि सोचना भी मुश्किल था। मेरी मंगेतर नगीना मेरे बचपन की मोहब्बत थी और मैं इसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। वो मुझे दिलो जान से अजीज थी। मैंने इरादा कर लिया कि एक बार खुद इससे बात करूंगा और अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो एक मशरकी और सीधी सारी लड़की थी जो अपने वालिदैन के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ऐसे में वो मेरी बात क्यों कर सुनती? मगर फिर भी मुझे अपनी किस्मत आजमानी थी। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। मैंने हानिया को भी अपनी मंगनी टूटने की बात बता दी। वो मेरे दुख पर दुखी हुई, लेकिन जब मैंने इसे बताया कि मंगनी टूटने की वजह वो खुद थी तो वो हैरान रह गई। वो बेयकीनी से बोली, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना मेरे दिल में कोई ऐसी बात थी। वो वजाहत देने लगी, मगर मैंने इसे रोक दिया। तुम शर्मिंदा ना हो, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये कसूर हमारे माशरे के लोगों की सोच का है। यहाँ लड़के और लड़की की दोस्ती को फौरन गलत समझ लिया जाता है और यही मेरे साथ हुआ। मुझे मालूम नहीं था कि चिच्चा इतने आसानी से लोगों की बातों में आ जाएंगे और मुझ पर शक करेंगे। हानिया ये सब सुनकर खामोश हो गई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही तुम्हारे दर्द का मदावा करूंगी, तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखूंगी। हानिया की बातों में एक अजीब सी तसल्ली थी। मैं जानता था कि वो मेरे दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल अब भी नगीना के साथ था और मैं जानता था कि मुझे अपनी जंग खुद लड़नी थी। मेरी जिंदगी में यह खला पैदा हो गया था। नगीना के बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। वो मेरी सोच का महवल थी, मगर इसे मुझसे छीन लिया गया था। मैंने ठान लिया था कि अपनी से कोशिश जरूर करूंगा, चाहे सब कुछ मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। मैं एक तरफ खड़ा था जबकि अम्मा, अब्बा और बाकी सब रिश्तेदार दूसरी तरफ। तुम्हारे और हानिया के दरमियान कुछ न कुछ जरूर होगा, ऐसे ही तो बात नहीं बने। तभी तो तुम इसे अपनी बैग पर घुमाकर फिर रहे थे। अम्मा की बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा था। अम्मा ने कई बार मुझे फोन पर हानिया से बात करते हुए देखा था जब से मेरी मंगनी टूटी थी। हानिया रोज मुझे फोन करने लगी थी। वो अपनी तरफ से मुझे दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी। शायद वो शर्मिंदा थी कि इसकी वजह से मेरी मंगनी टूटी। वो यही समझती थी कि मेरा दुख कम करना इसका फर्ज है।
मैं इसे कैसे झड़क सकता था। मुझे वैसे भी इस वक्त किसी के साथ की जरूरत थी और वो मुझे ये साथ दे रही थी, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि घर वालों का शक मजीद पुख्ता हो गया। मैंने कई बार अम्मा को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मेरी बात बेकार साबित हुई। नगीना के बगैर मेरी जिंदगी जैसे बिखर चुकी थी और अब हानिया के साथ की वजह से मेरे रिश्तेदार मजीद दूर हो रहे थे। ये सब कुछ मेरे लिए एक नए इम्तिहान जैसा था। हानिया, तुम किस तरह एक बार नगीना के साथ मेरा राबिता करवा दो। मैंने हानिया से कहा। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। तुम इसके साथ राबिता करके क्या करोगी? भला, मैं इसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। इसे बताऊंगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है और शायद वो मेरी बात समझ सके और मेरी खातिर कोई स्टैंड ले ले। वो तुम्हारी खातिर क्या स्टैंड लेगी? मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना हौसला है। अगर इसमें हौसला होता तो वो पहले ही अपने बाबा को समझाकर ये मंगनी खत्म होने से रोक लेती, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो तुम पर एतबार करेगी। वो परसोच अंदाज में बोली। बात तो इसकी भी ठीक थी, मगर मैं चाहता था कि मैं अपनी इसी कोशिशें करूँ। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में पछतावा रह जाए कि मैंने एक बार भी नगीना से राबिता करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे इसके एहसास जानने का पूरा हक था, ये जाने बिना कि वो क्या चाहती थी। मैं इसके हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। हानिया, मुझे इससे बात करनी है। अगर इसे हकीकत मालूम हो जाए तो शायद वो अपनी बात मनवा सके और सब कुछ ठीक हो जाए। बस तुम एक बार मेरा राबिता करवा दो। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं किसी तरह राबिता करती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीद मत बांधना। इसने खुद भी तो तुमसे राबिता करने की कोई कोशिश नहीं की। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया था। तो क्या नगीना भी मेरे खिलाफ दिल में बदगुमानी लिए बैठी थी, या वो मुझे चाहती ही ना थी? तुम्हें चाचा का नंबर देना होगा। हानिया की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं अपने ख्यालों से निकला। चाचा का नंबर लेकर तुम क्या करोगी? मैं इनसे नगीना की किसी सहेली के तौर पर बात करके इसका नंबर ले लूंगी। इसने इतने आराम से ये बात कही कि मुझे इस पर मुकम्मल यकीन हो गया। मैं जानता था कि वो समझदार लड़की है और कुछ ना कुछ करके मेरा राबिता नगीना से जरूर करवा सकती है। चुनाचा मैंने इसे चाचा का नंबर दे दिया और दिल में उम्मीद पैदा हो गई कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने नगीना से बात करने की कोशिश की थी, मगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। इसका दिल तुम्हारी तरफ से बहुत मैला है। हानिया ने मुझे चंद रोज बाद ये इतला दी। तो मेरा दिल बैठ सा गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसने भी सब लोगों की तरह जमाने की बातों पर एतबार कर लिया। इसे नहीं मालूम कि मैं सिर्फ इसे चाहता हूँ। मेरे दिल में इसके सिवा कोई नहीं है। मैं दुख से बोला था। मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की थी। हानिया के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। तुम मुझे इसका नंबर दे, मैं खुद इससे बात करना चाहता हूँ। मैंने कुछ सोचकर कहा। नंबर तो मैंने डिलीट कर दिया। हानिया ने जल्दी से कहा तो मैं हैरान रह गया। तो तुमने इतनी जल्दी नंबर क्यों डिलीट कर दिया? तुम्हें मालूम था कि मुझे इससे राबिता करना है। मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा तो वो चुप रह गई। सॉरी, माफ करना, मैं जरा परेशान हूँ, इसलिए तुमसे इस तरह बात कर गया। मुझे अगले ही लम्हे एहसास हो गया कि मैंने हानिया के साथ ऊंची आवाज में और गुस्से से बात कर दी थी। हालांकि वो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे इसके साथ ऐसा सुलूक करने का कोई हक न था। कोई बात नहीं, वो ठंडी सांस लेते हुए बोली। मुझे पता है तुम परेशान हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी कम करना चाहती हूँ। इसने वजाहत की तो मैंने अजबात में सर हिला दिया। वाकई इस सब में और इसका कोई कसूर नहीं था। दफ्तर की तरफ से आजाद कश्मीर के लिए ट्रिप जा रहा था। हानिया कब से मेरी मिन्नतें करने में लगी थी। तुम भी साथ चलो, इतना मजा आएगा, हम खूबसूरत मनाजिर देखेंगे। दफ्तर वालों को भी ना जाने क्या सोबी थी कि साल के आखिर में टारगेट मुकम्मल होने पर सैर का प्रोग्राम बना बैठे। मेरे जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। अम्मा अब्बा अलग मुझसे खफा बैठे थे, जबकि मैं अभी तक चिचा और नगीना को भी राजी करना कर पाया था। मगर हानिया मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। मेरा दिल बिल्कुल भी जाने को नहीं चाह रहा था। मैंने साफ मना किया, मगर वो बस अपनी बात मनवाने पर लगी रहती। तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा मूड मजीद खराब होगा। पहले अपने आप की तरफ तवज्जो दो, फिर मेरा और बाकियों की फिक्र करना। जब तुम वहाँ के माहौल में जाओगे तो तुम्हारा मूड खुशगवार होगा और तुम्हें अपने रूठे रिश्ते मनाने की एनर्जी भी मिलेगी। इसने मुझे कुछ इस अंदाज में समझाया कि मैं भी राजी हो गया। वैसे भी दफ्तर के बाकी साथी बहुत जोर दे रहे थे और बॉस की तरफ से भी ऐलान हो चुका था कि सबका इस ट्रिप में शिरकत करना लाजमी है ताकि सब मिलकर लुत्फ़े अंदोज हो सके। शुमाली इलाका जाकर ये 3 दिन का ट्रिप था, मगर वापसी के वक्त हानिया की जिद ने मुझे हैरान कर दिया। इतनी जल्दी ट्रिप खत्म हो गया। मेरा तो वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। इन्हीं में और रुकना चाहती हूँ।
ऐसे कैसे रुक सकते हैं? हम सबके साथ ही वापसी है हमारी। मेरे ख्याल में हमें मरी चलना चाहिए। मुझे मरी देखने का बहुत शौक है। मैंने आज तक मरी नहीं देखा। क्या हो गया है हानिया? मरी यहाँ से काफी दूर है और हमें सबके साथ वापस जाना है। मैंने अपनी बात पर जोर दिया। आइन वक्त पर इसकी नई फरमाइश सुनकर मैं कुछ चिढ़ सा गया। सुनो ना मुश्ताक, तुम मुझे ले जाओ ना। तुम्हें पता है मेरे घर वाले कहीं नहीं लेकर जाते। अम्मा बाबा ने कभी मरी जाने की इजाजत नहीं दी और ना ही कभी देंगे। अब मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। और इसकी जिद सुनकर मैं सोच में पड़ गया। हानिया ने हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मैं इसकी फरमाइश टालना तो चाहता था मगर वो इतना इसरार कर रही थी कि मैंने हार मान ली। ठीक है चलो चलते हैं। दफ्तर के बाकी साथी वापसी के लिए रवाना हो गए जबकि हानिया और मैं अकेले मरी के लिए निकल खड़े हुए। मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था और वैसे भी ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं थी मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो इस तरीके से मुझसे बात करती कि मैं इसके हर बात मानने पर मजबूर हो जाता। वो अपनी हर जिद मनवा लिया करती। मैं हानिया को यहाँ तक तो ले आया था मगर सोच सोचकर परेशान था कि अगर घर में किसी को इल्म हो गया कि दफ्तर के बाकी साथी वापस जा चुके हैं और मैं हानिया के साथ अकेला मरी में सिर सपाटे करने में मसरूफ हूँ तो इनके शक पर तस्दीक की महर लग जानी थी। वो पहले ही मेरे बारे में गलत सोच रखते हैं। अगर वो इस बात को सच मान भी ले तो क्या होगा? मेरा तो जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका था। मजीद क्या नुकसान होगा? मैंने भी लापरवाही से खंडे और उचका दिए और सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हानिया बहुत खुश नजर आ रही थी। वो इतनी खुश थी कि जितना आज़ाद कश्मीर में दफ्तर के साथियों के साथ भी ना हुई होगी। इसने मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून से बैठने ना दिया। होटल पहुंचते ही मेरा हाथ पकड़कर फौरन बाहर ले गई। हम सारा दिन मरी के माल रोड पर घूमते रहे। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर और खुशगवार माहौल ने मेरे ज़हन पर छाई हुई परेशानी को कुछ देर के लिए दूर कर दिया था। सारा दिन फिरते हुए मैं थकन से चूर हो चुका था। चलो हानिया होटल चलते हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैंने हानिया को याद दिलाया तो वो चमक कर बोली, मतलब होटल तभी जाना है? मैं तो कहती हूँ हम सारी रात घूमते रहें, ज्यादा मजा आएगा। वो शौकी से बोली तो मैंने अपना माथा पीट डाला। बस करो हानिया, मैं वाकई थक गया हूँ। अच्छा चलो कहीं काफी पीने चलते हैं, इससे तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। वो बोली तो मैंने फौरन होटल के कैफे का रुख किया और हम दोनों जाकर बैठ गए। शुक्र है कुछ देर तो तुमने मुझे बैठने का मौका दिया। काफी पीने के दौरान मेरी थकन कुछ कम हुई। मुश्ताक मुझे देखो, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? हानिया ने अचानक पूछा तो मैं चौंक गया। वो मेरे सामने बैठी थी, इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्यों, क्या हुआ? मैं इसके सवाल का मतलब समझ ना पाया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और तुमसे शादी की ख्वाहिश रखती हूँ। मुझे लगा था कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे मगर तुम्हारे अंदाज तो कुछ और ही लग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इजहार तुमने किया या मैंने, एक ही बात है। वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई और मैं हैरत से इसे देखता रह गया। मैंने भी हानिया को इस नजर से नहीं देखा था लेकिन इस वक्त वो अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर रही थी। इसके अल्फाज मेरे दिल पर असर अंदाज थे मगर मेरे लिए ये बहुत अचानक था। मैंने इसकी बात सुनकर नजरें झुका ली। एक तरफ मैं नगीना की मोहब्बत में गिरफ्तार था जो मेरे बचपन का छीन लिया गया था और दूसरी तरफ ख्वाब थी जिसको मुझसे हानिया थी, जिसकी वजह से मेरी बचपन की मंगनी टूटी थी। अब वो खुद ही मुझसे मोहब्बत का दावे कर रही थी। मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। मुश्ताक मुझे मायूस मत करना प्लीज, वो बेबसी से बोली और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी अपील थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हानिया मुझे सोचने का मौका दो, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं हानिया को अभी कोई मिस्बत जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे इसके बारे में, अपने एहसासात के बारे में खुद भी मालूम न था। वो जिंदगी से भरपूर समझदार लड़की थी मगर मैंने अभी तक इसको इस नजर से ना देखा था। मैंने अपने दिल में सिर्फ नगीना की तस्वीर छिपका कर रखी थी। अभी तक हानिया मेरे दिल में कदम न जमा पाई थी। हानिया मेरे करीब सरक आई, मेरे बाजू में अपना बाजू डालकर मेरे कंधे पर सर रख दिया। मुझे मालूम है तुम भी मुझे चाहते हो, बस इकरार करने में देर लगा रहे हो। वो सरगोशी में बोली तो मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। इसके बदन से उठती खुशबू ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया था। मेरे लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था और मुझे डर था कहीं मैं अपने उसूलों से न हट जाऊं।
मुझे नींद आ रही है हानिया, बेहतर होगा कि तुम भी आकर सो जाओ, कल सुबह सवेरे कराची के लिए निकलना होगा। मैं बहाना करके उठ खड़ा हुआ और फौरन अपने कमरे में आ गया, मगर कुछ देर बाद हानिया भी मेरे कमरे में चली आई। हानिया तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब मुनासिब नहीं। मैंने इसे समझाने की कोशिश की मगर वो वही बिस्तर पर बैठ गई। मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुश्ताक यहाँ रहूं या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है, वो अजीब से अंदाज में बोली। और मैं हैरानी से इसे देखता रहा। इसका ये बेबाक रवैया मेरे लिए गैर मुतवक्का था, शायद यह माहौल का असर था। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।